गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रावत पब्लिक स्कूल एजुकेशन पब्लिक में आप सभी का स्वागत है और मैं आज की इस न्यू सेक्शन में आप सभी बच्चों का क्या करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वेलकम टू सेक्शन 2021 और 22। तो बच्चों मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ संस्कृत, और संस्कृत में जो आपकी बुक चलती है वो है सुगम संस्कृत। सुगम मतलब सरलपूर्वक और अच्छी लगने वाली जो भाषा है वह है संस्कृत भाषा है। ये सुस्पष्ट शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही सरल जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा। तो मैं आज से आपको संस्कृत भाषा का अध्ययन करूंगा। आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो कुछ मैं श्लोक आपके सामने अभिनंदन के उपलक्ष्य में यहाँ पर वाचन करने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। उस परम ब्रह्मा गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो विद्या के उपलक्ष्य में यहाँ पर बताया गया है, ज्ञान के उपलक्ष्य में बताया गया है विद्या ददाति विनयम विनयम याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या से ही विनम्रता प्राप्त होती है और विनम्रता से ही योग्यता प्राप्त होती है और योग्यता से ही धन प्राप्त होता है और उस धन से ही हम सबको सुख प्राप्त होता है। एक श्लोक में आपके सामने और करना चाहता हूँ, नीति शतकम का है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भाग्यदेयं परं पशूनाम्। अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु के तुल्य है। जिस मनुष्य के पास ना तो साहित्य है, ना संगीत की कला है और ना ही कुछ और अनेक कलाएं हैं, तो वह मनुष्य को किसकी उपमा दी गई है? पशु की समान बताया गया है। यानी वो इस पृथ्वी पर जिंदा तो है लेकिन वह एक पशु की भांति क्या कर रहा है? आचरण यहाँ पर कर रहा है। तो मनुष्य के पास क्या होना चाहिए? साहित्य होना चाहिए, संगीत का ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर कई कलाएं होनी चाहिए, जैसे चित्रकला हो सकती है, अनेक कलाएं यहाँ पर होती है, हस्तकलाएं कई होती है, तो वो सभी उनके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिस मनुष्य के पास ये चीजें हैं वह सक्सेसफुल अवश्य होगा। तो आप सभी अपने अध्ययन को सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे नए सेक्शन के साथ। एक श्लोक और मैं यहाँ पर वाचन करता हूँ। गुणा गुण केश गुणा भवन्ति निर्गुणं प्राप्य भवति दोषा समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। अर्थात आपने गुणवान व्यक्तियों से ही गुण प्राप्त होते हैं। गुणवान व्यक्तियों से ही क्या प्राप्त होते हैं? गुण प्राप्त होते हैं और वह निर्गुण व्यक्ति में मिलकर के गुणहीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से सुस्वाद कोया प्रवहन्ति नद्यः, अर्थात स्वादिष्ट नदियां क्या करती रहती है? बहती रहती है, लेकिन वह समुद्र में जाकर के अपीने योग्य हो जाती है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप जो संगति है वो अच्छे बच्चों की करें, आप अच्छे बच्चों का आचरण करें। अगर आप बुरे बच्चों के साथ अगर अपना व्यवहार बनाते हो तो वो कुसंगति का शिकार हो जाता है और पढ़ भी नहीं पाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा मीठी नदियां समुद्र में जाकर के क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि इस ऑनलाइन क्लास को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और देखें और अपना अध्ययन सुचारू रूप से करें। थैंक यू। ध्यान देंगे हम टॉपिक पढ़ेंगे आज का लिंगम ज्ञान। बच्चों हम पढ़ेंगे संस्कृत में सबसे पहले लिंग। लिंगम ज्ञानम, लिंगम ज्ञानम अर्थात लिंग का ज्ञान हम करेंगे आज। और यहाँ लिंग किसे कहते हैं?
लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखें और समझें। संस्कृत व्याकरण शास्त्रे त्रीणि लिंगानि सन्ति, यानी संस्कृत व्याकरण में शास्त्र में त्रीणि अर्थात 3 लिंगम यानी लिंगानि यानी लिंग है। संस्कृत व्याकरण में कितने लिंग हैं? संस्कृत व्याकरण में त्रीणि लिंगानि सन्ति, 3 लिंग हैं। त्रीणि मतलब होता है 3, त्रीणि मतलब क्या होता है 3, त्रीणि मतलब 3 लिंग है। संस्कृत व्याकरण में कितने लिंग हैं? 3 लिंग हैं। बच्चों देखिए 3 लिंग कौन कौन से हैं? यथा, यथा मतलब जैसे, जैसे पहला जो लिंग है वो है पुल्लिंग, पहला लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग। दूसरा लिंग कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। तीसरा लिंग होगा नपुंसक लिंग। तीनों लिंग हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हम ये जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहेंगे, स्त्रीलिंग किसे कहेंगे और नपुंसक लिंग किसे कहेंगे। तो पुल्लिंग जो है किसे कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। जिन शब्दों से किसका बोध होता है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वही पुल्लिंग कहलाते हैं। अब हम कहेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? तो स्त्रीलिंग जो है जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो लिखेंगे हम कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। किसका? स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग किसे कहेंगे? नपुंसक लिंग में क्या होता है कि ना तो पुरुष जाति का बोध होता है और ना स्त्री जाति का बोध होता है, यानी इनमें दोनों का ही बोध नहीं होता है। पुरुष और स्त्री जाति दोनों का ही बोध नहीं होता है, ये निर्जीव होता है। जैसे फलम हो गया, पुष्पम हो गया आदि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे भी और इनको पहचानने का तरीका भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नपुंसक लिंग किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध नहीं होता है। पुरुष व स्त्री जाति का बोध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध नहीं होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग कहेंगे। अब नपुंसक लिंग, तीनों लिंग आपको समझ में आ गया होगा। पुल्लिंग किसे कहेंगे, स्त्रीलिंग किसे कहेंगे और नपुंसक लिंग किसे कहेंगे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। और जिन शब्दों से दोनों का ही बोध नहीं होता, ना तो पुरुष का बोध होता है और ना स्त्री का बोध होता है, वो नपुंसक लिंग कराएंगे। अब समझे कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होंगे, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होंगे और कौन कौन से शब्द नपुंसक लिंग होंगे। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे, जिन शब्दों के पीछे अकारक मतलब अर्थात ये जो 2 टिप्पणियां आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं संस्कृत में विसर्ग। क्या कहते हैं इसको? विसर्ग कहते हैं। तो जिन शब्दों के पीछे अ हो और क्या हो, उसके पीछे विसर्ग हो अर्थात अकारांत पुल्लिंग होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया है बालिका है, तो इस बालिका शब्द में यहाँ पर देखेंगे क्या शब्द में अ मिला हुआ है और इसके पीछे विसर्ग है। इसके पीछे क्या है? विसर्ग है। तो बालिका है, बालिका शब्द में क के पीछे अ है, क में क्या मिला हुआ है? क में स्वर मिला हुआ है अ, और अ के पीछे विसर्ग आ रहा है, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया? अकारांत पुल्लिंग। आगे देखेंगे छोटा ई, ये छोटा ई है और ये ई की
मात्रा है। क्या है ये? छोटी ई की मात्रा है। जिन शब्दों के पीछे छोटा ई हो, ठीक है ना, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? वो पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। और कौन से पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे? इकारांत पुल्लिंग। छोटा जो ई लगेगा उस छोटे ई के कारण वो इकारांत पुल्लिंग कहलाएंगे। उ, जिसमें छोटा उ मिला होगा वो उकारांत शब्द कहलाएंगे। यानी जिन शब्दों के पीछे आपको उ मिले, जिन शब्दों के पीछे क्या मिले? उ मिले, वो उकारांत शब्द कहलाएंगे। जिन शब्दों के पीछे री की मात्रा मिले आपको, जिन शब्दों के पीछे री की मात्रा मिलती है वो शब्द क्या कहलाएंगे? वो ऋकारांत शब्द कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों की कुछ उदाहरण यहाँ दे रखे हैं। जैसे बाल का मैंने आपको बताया, बाल का में अ और ए के बाद में विसर्ग आ रहा है, बिल्कुल सही है। कवि देखेंगे, कवि में देखो यहाँ पर जो लास्ट शब्द है इसमें ई छोटा है ना, इस छोटे ई के बाद में फिर विसर्ग आ रहा है, तो कवि ये इकारांत शब्द हो गया। लास्ट में ई आ रहा है ना, जिसमें ई बोलने में आता है वो इकारांत शब्द कहलाते हैं। जिसके लास्ट में ए बोलने में आता है वो अकारांत शब्द कहलाते हैं। अकारांत पुल्लिंग होगा, अकारांत इकारांत पुल्लिंग होगा। और जिसके पीछे लास्ट में उ आ रहा है, देखो उ की मात्रा है कि नहीं, तो उ की मात्रा जो है तो ये उकारांत शब्द कहलाएगा। और उकारांत भी कौन सा होगा? पुल्लिंग उकारांत, क्योंकि छोटा उ है इसलिए यहाँ पर ये उकारांत पुल्लिंग होगा। इसी तरह से री शब्द का हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पितृ। पितृ में क्या है? री। और री जो है ये री की मात्रा आपको दिख रही होगी। इस री में पितृ शब्द में री मिला हुआ है, तो ये शब्द जो हो गया पुल्लिंग ऋकारांत। तो आपको 4 शब्द रूप समझ में आ गए होंगे। इनको हम व्याख्या अच्छे से करेंगे जब शब्द रूप पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल इतना ही देखें कि अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत ये 4 तरह के शब्द रूप होते हैं। जिन शब्दों के पीछे अ लगता है वो अकारांत पुल्लिंग होंगे। जिन शब्दों के पीछे ई लगता है, छोटा ई, तो वो इकारांत पुल्लिंग होंगे। जिन शब्दों के पीछे छोटा उ लगता है वो उकारांत पुल्लिंग होंगे। जिन शब्दों के पीछे री लगता है, जिन शब्दों के पीछे क्या लगता है? री लगता है, अर्थात री की मात्रा होती है, री स्वर आता है, वहां पर ऋकारांत पुल्लिंग होगा। अब देखेंगे हम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है? इसमें तो पुल्लिंग में तो आपको देखना है अ, शब्द के पीछे क्या देखना था? अ। लेकिन अब स्त्रीलिंग में आपको क्या देखना होगा? आ देखना होगा। और आ जिन शब्दों के पीछे मिलेगा वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे बालिका, देख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये आ की मात्रा है और आ की मात्रा पीछे लगी हुई है। बालक का ये यहाँ पर बालिका में तो अ था इसलिए पुल्लिंग था। अभी बालिका शब्द में आ मिला हुआ है इसलिए क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें छोटी ई थी, इसमें बड़ी ई आएगी। स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगी? बड़ी ई। तो बड़ी ई देखेंगे यहाँ पर नदी। नदी शब्द में ई मिला हुआ है और ई भी कौन सा है? बड़ा है, इसलिए नदी शब्द भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसी तरह से बधू। बधू में देखो इसमें बड़ा उ है, बधू में क्या है? बड़ा उ है, इसलिए यहाँ पर बधू शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पर देखेंगे मातृ, यहाँ पढ़ा था पितृ। पितृ में भी री आ रहा है और मातृ में भी री आ रहा है, लेकिन ये पितृ पिता शब्द मेल हो गया और मातृ शब्द क्या हो गया? फीमेल हो गया, इसलिए मातृ शब्द यहाँ पर ऋकारांत रहेगा। ऋकारांत में री आता है पीछे, मैंने आपको बताया। तो बच्चों समझ में आ गए होंगे दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द में तो आपको क्या देखना है? ऋस्व अ, ई, उ और री। और स्त्रीलिंग में आपको क्या देखना है? आ, बड़ा ई, बड़ा उ और री। ये जहां भी आपको मिलते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दे रखे थे आपको, बालिका, नदी, वधू और मातृ। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे। अभी देखें नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में भी यहाँ पर पीछे क्या लगा होता है? जो अकारांत होते हैं। अकारांत में अ अनुस्वार मिलता है, कोई अनुस्वार होता है, बिंदु लगी हुई मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है फलम। फलम शब्द में क्या मिला हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए ये शब्द क्या हो गया? अकारांत नपुंसकलिंग हो गया। इसी तरह से अम शब्द इसमें देखो मिला हुआ है, पर में अ और पुष्पम। पुष्पम में लास्ट हलंतम में है, हलंतम में है, इसलिए ये पुष्पम शब्द भी क्या हो गया? यहाँ पर नपुंसकलिंग हो गया। इसलिए कई उदाहरण मिलते हैं आपको। भवनम, भवनम शब्द भी क्या हो गया? नपुंसकलिंग हो गया।
वारी शब्द यहाँ पर इकारांत नपुंसकलिंग होगा। वारी शब्द यहाँ पर क्या होगा? इकारांत नपुंसकलिंग होगा। और मधु शब्द में भी ऊ क्या है? छोटा है, और छोटा ऊ होने के कारण ये यहाँ पर उकारांत नपुंसकलिंग हो जाएगा। तो बच्चों आपको इन तीनों समझ में आ गए होंगे, इनको पहचानने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग कौन से शब्द हैं और नपुंसकलिंग कौन से हैं। ध्यान रखें, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें पुल्लिंग शब्दों में बड़ी ई की मात्रा भी मिलती है। कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनमें छोटे ऊ की मात्रा भी मिलती है, छोटे ई की मात्रा भी मिलती है। जैसे मति शब्द हो गया, मति शब्द स्त्रीलिंग में छोटी ई की मात्रा आएगी। जैसे धेनु शब्द हो गया, धेनु शब्द में स्त्रीलिंग में कौन सी मात्रा आएगी? छोटे ऊ की मात्रा आएगी। तो कहने का मतलब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही देखें। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जिनके पीछे छोटा ई, आ, ई, ऊ और री आता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिनके पीछे आ, बड़ा ई, ऊ और री ये शब्द आपको मिलते हैं वहां स्त्रीलिंग होगा। और नपुंसकलिंग में आपको अनुस्वार और अंग शब्द पीछे देखना है, वो शब्द क्या कहलाएंगे? नपुंसकलिंग शब्द कहलाएंगे। लिंग की डेफिनेशन आपको पता ही होगी कि जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है वो लिंग कहलाते हैं। तो बच्चों आगे हम देखेंगे इनके कुछ उदाहरण।